आज रामसी के घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थी। और आए भी क्यों ना, उसकी बेटी रचना की शादी जो थी। दुल्हा रोहित स्टेज पर आ चुका था। कुछ देर बाद रचना भी वरमाला के लिए स्टेज पर आई तो रोहित ने धीरे से उसके कान में कहा, देखो रचना, अपने पापा से कहो कि वरमाला की रस्म तभी होगी जब मुझे एक चमचमाती स्कॉर्पियो मिलेगी, वरना भूल जाओ इस शादी को। आखिरी वक्त रोहित ने अपनी शर्तें रचना के सामने रख दी। यह सुनकर रचना को एक धक्का सा लगा और वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, यह तुम क्या कह रहे हो रोहित? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही मेरे पापा बहुत खर्चा कर चुके हैं और फिर बाइक भी तो दे रहे हैं ना। अरे, बाइक तो आजकल भिखारी भी अपनी बेटी को दे ही देता है। तुम लोगों को कम से कम मेरी नौकरी का तो ख्याल करना चाहिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। मुझे बाइक गिफ्ट करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? रोहित ने रचना की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो रचना को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ओहो, तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो फिर खुद क्यों नहीं खरीद लेते गाड़ी? यूं भिखारी क्यों बने हो? इतना सुनते ही रोहित ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी बोलने की? एक तो पहले ही एक बार तुम्हारी सगाई टूट गई थी। यह जानते हुए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम लोगों पर। यह सुनकर रचना एकदम से टूट गई। उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ी जो भाग भाग कर काम कर रहे थे। रोहित बोला, सोच क्या रही हो रचना? जल्दी अपने पापा से कहो, वरना अभी मैं इस शादी को तोड़ता हूँ। यह सुन रचना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक बार पहले जो हुआ वो आज फिर से होने जा रहा था। यह सोचकर ही रचना घबरा गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, देखो, अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं बाद में पापा से कह दूंगी। यह सुनते ही रोहित ने गुस्से में अपना सहरा उतार कर फेंकते हुए कहा, तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती? मैंने बोला ना, स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगी तो ही यह शादी होगी। शोर सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे। रचना के घर वाले भी जल्दी से स्टेज पर आए। राम सिंह जी ने कहा, क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ? तो रोहित ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त एक न्यू स्कॉर्पियो चाहिए, तभी शादी होगी, वरना नहीं। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राम सिंह जी तो बहुत परेशान हो गए। बाकी सब भी शौक में थे। खासकर जो बाराती आए थे वह आपस में बताने लगे, यह रोहित पागल हो गया है क्या? ऐसी बात थी तो पहले बताता। अब अंतिम समय पर खुद ही मार खाएगा और हमें भी खिलाएगा। सब लोग रोहित को समझाने की कोशिश करने लगे पर कोई फायदा नहीं हुआ। रोहित तो अपनी बात पर अड़ा रहा और साथ ही साथ रचना को भला बुरा सुनाने लगा कि एक तो पहले ही इस लड़की की सगाई किसी और से हुई थी। फिर भी चलो, मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं किसी का जूठा खाने की। इतना सुनते ही रचना के भाई ने एक जोरदार तमाचा रोहित के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कुछ भी गलत बोलने की? मौका देकर कुछ बाराती तो वहां से खिसक गए और जो बचे थे उन सबको भी बंद कर दिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही रोहित को पकड़ लिया। क्यों रे, दहेज की मांग करता है, वह भी सरेआम? तो रोहित ने कहा, यह तो मेरा हक है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? इतना सुनते ही पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारा हक तुम्हें जेल में की सलाखों के पीछे मिलेगा, यहाँ नहीं। कहते हुए वह रोहित को और उनके घर वालों को पकड़ कर ले गए। इधर रचना जमीन पर बैठी एक टक मंडप को देख रही थी। कितना सुंदर लग रहा था। कुछ देर पहले एकदम से ऐसी आंधी आई जो रचना का सब कुछ तबाह कर गई। उसकी हालत देखकर उसकी माँ सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पास आकर बेटी को अपने सीने से लगा लिया। रचना भी किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बस बस मेरी बच्ची, चुप हो जा। तू क्यों रो रही है? वह तेरे लायक था ही नहीं। उसके आंसू साफ करते हुए सावित्री जी ने अपनी बहू से कहा, पूनम बहू, रचना को घर लेकर चलो। कुछ ही देर में वह रचना को घर ले आई। घर पहुंचते ही रचना सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे चलते हुए वो आईने के सामने गई।
रोहित के कहे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। एक तो पहले भी तुम्हारी शादी टूट गई थी, फिर भी मैं इस बात को नज़रअंदाज करके तुमसे शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी की जूठन खाने का। रचना अपने दोनों हाथ कान पर रखकर वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे याद आने लगा कि पहले उसकी सगाई हुई थी। वह भी तो दहेज का लालची था, लेकिन उसने शादी से पहले ही दहेज की मांग की तो शादी तक बात पहुंची ही नहीं थी और पहले ही रिश्ता टूट गया। अब उसमें उसकी क्या गलती थी? लेकिन फिर भी आज बिना गलती की सजा रचना को इस तरह मिलेगी, यह उसने नहीं सोचा था। उसने एकदम से अपने सारे गहने निकालकर एक तरफ फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी। रचना की आवाज़ सुनकर उसके पापा बुरी तरह टूट गए। बेटे की शादी टूटने का सदमा तो उन्हें पहले ही लग गया था, बाकी रही सही कसर रचना की हालत ने पूरी कर दी। बस एक प्राण नहीं निकली उनकी, बाकी कोई कमी नहीं रह गई थी। वह भागकर रचना के कमरे का दरवाजा पीटते हुए बोले, मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुनो। अपने पापा की बात नहीं सुनेगी क्या? पर रचना लगातार रोई जा रही थी। रचना, अपने पापा की बात सुनो बेटा, कहते हुए वह भी रोने लगे। अपने पापा का रोना सुनकर एक पल के लिए रचना सहम गई। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने पापा का रोना नहीं। अगले पल वो बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ पापा। वह बस इतना ही बोल पाई और फिर से उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पास रखा दुपट्टा अपने मुंह में दबा लिया ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न निकले। वहीं बाहर एक तरफ खड़ी रचना की भाभी पूनम मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि क्या मुसीबत है। अच्छी खासी आज इसकी शादी हो रही थी, पर अब फिर से यह घर बैठ गई। पता नहीं मेरी आज़ादी के दिन कब आएंगे। और एक यह मेरा पति, इसे तो बस अपनी बहन दिखाई देती है। मैं तो अब यह नौटंकी ज़्यादा देर नहीं देख सकती। पैर पटकते हुए वह अपने कमरे में चली गई तो सावित्री जी भी राम सिंह जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। राम सिंह जी भी थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर पहले जिस घर में खुशियां ही खुशियां थी, वह घर अब मातम में बदल गया था। उधर पुलिस भी रोहित की खूब खातिरदारी कर रही थी। उसके घर वाले मारे मारे फिर रहे थे कि हमारे बच्चे को छोड़ दो। पुलिस वाले ने कहा, दहेज का केस है मैडम, यह तो जेल से बाहर नहीं निकलने वाला। तब रोहित के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा था। अगले दिन रचना के माँ पापा और उसके भाई ने उसे समझाते हुए कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। दिखावे के लिए रचना की भाभी पूनम भी उसके पास जाकर उसको दिलासा देने लगी कि भूल जाओ सब कुछ और वापस अपनी नौकरी पर चली जाओ, क्योंकि उसे तो बस रचना के पैसों से मतलब था। धीरे धीरे एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। रचना की भाभी रसोई घर में नाश्ता बनाते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि इस रचना का बढ़िया नाटक है। महारानी की तरह अपने कमरे में आराम कर रही है और मैं यहाँ काम करके मरी जा रही हूँ। तभी सावित्री जी रसोई में आते हुए बोली, पूनम बेटा, बन गया नाश्ता? लाओ, मैं रचना को खिला आती हूँ। कहते हुए सावित्री जी ने नाश्ते की प्लेट उठा ली तो पूनम झट से उनके हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, लाइए मम्मी जी, रचना को नाश्ता मैं दे आती हूँ। शायद मुझसे कुछ बात करेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हाँ, यह सही रहेगा, सावित्री जी ने कहा। तो पूनम नाश्ते की प्लेट लेकर रचना के पास जाते हुए सोचने लगी, तुझे तो मैं आराम करवाती हूँ, बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। कमरे में जाते ही उसने झूठे प्यार का दिखावा करते हुए कहा, यह लो रचना तुम्हारा नाश्ता। कितनी कमजोर लग रही हो। अब जो हो गया है कब तक उसे पकड़ कर बैठी रहोगी? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब यह लो नाश्ता कर लो। कहते हुए पूनम ने नाश्ते की प्लेट रचना के सामने खिसका दी तो रचना एक निवाला तोड़कर जैसे ही खाने लगी, तभी पूनम ने फिर से तंज कसते हुए कहा, कब तक ऐसे ही घर में बैठी रहोगी रचना? अब देखो हो ना हो कितना खर्च हो गया है तुम्हारी शादी में। अब शादी नहीं हुई पर खर्चा तो हुआ है ना। पापा की जो पेंशन आती है
उससे तो घर खर्च चल जाए वही बहुत है। अब तुम्हारे भाई क्या क्या करेंगे बेचारे, कितना कर्जा ले लिया उन्होंने, और तुम हो कि नौकरी पर जाने का नाम ही नहीं ले रही। भाभी की कहे शब्द रचना के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने कहा, बस भाभी, मैं अभी निकल रही हूँ। कहते हुए रचना ने हाथ में पकड़ा हुआ निवाला भी वापस रख दिया। तभी पूनम जबरदस्ती उसे एक टुकड़ा खिलाते हुए बोली, ओहो, अब नाश्ता तो कर लो, वरना कहोगी कि भाभी ने खाने नहीं दिया। कहते वो टेढ़ा मुंह करके मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद रचना मुरझाए वह चेहरा लेकर अपना पर्स उठाते हुए घर से बाहर निकल गई। तभी पीछे से सावित्री जी ने कहा, रचना बेटा। वह इतना ही बोल पाई कि पुनः बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी, रचना बैंक जा रही है, कह रही थी घर बैठी रहूंगी तो वही सब बातें दिमाग में आती रहेगी। रचना का इस तरह जाना सावित्री जी को अजीब तो बहुत लगा, पर वह कुछ नहीं बोले। इधर रचना भी कुछ दूरी पर ही चली होगी कि तभी कुछ लोगों की आवाजें उसके कानों में पड़ने लगी। अरे, यह तो रचना है ना, इसकी तो शादी हो गई है, एक औरत ने कहा। तो दूसरी औरत बोली, अरे कहाँ हुई इसकी शादी, तुम अपने मायके गई थी ना, इसीलिए तुझे नहीं पता, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। यह कहते हुए वो उसे सारी बातें बताने लगी। एक बार पहले भी उसकी सगाई टूटी थी ना, जरूर कुछ बात हुई होगी और इन लोगों ने नाम डाल दिया होगा लड़के वालों पर। इसकी तो किस्मत ही खराब है, कम से कम मेहंदी तो उतरने देती, बाहर निकलने की इतनी भी क्या जल्दी थी, वो ताना मारते हुए बोले। इनकी बातें सुनकर अब रचना को एक एक कदम चलना भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभालते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ एक हफ्ता हो गया था, लेकिन रोहित अभी भी जेल में ही था। उसके माँ बाप हर कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, पर सब बेकार गया। एक हफ्ते से रोहित के माँ बाप ने उसे देखा भी नहीं था, पुलिस वालों ने मिलने तक नहीं दिया था उनको। बड़ी मुश्किल से रोहित की माँ ने हाथ पैर जोड़कर पुलिस वालों से मिन्नतें की, तब जाकर आज वह रोहित से मिल पा रही थी। कुछ ही देर में धीरे धीरे चलता हुआ रोहित अपने माँ के पास आया, तो उसकी हालत देखकर उसकी माँ विमला जी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, यह क्या किया बेटा तूने, अपने एक गलती की वजह से तूने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। आखिर तुझे किस चीज़ की कमी थी, गाड़ी तो तू खुद भी खरीद सकता था ना, फिर क्या जरूरत थी यूं सबके सामने भिखारी बनने की। सब कितना अच्छा चल रहा था, रचना जैसी सुंदर और समझदार लड़की तेरे जीवन साथी बनने वाली थी, और तूने सब गवा दिया। अपनी जिंदगी के साथ साथ उस लड़की की भी जिंदगी तबाह कर दी तूने। यह सुनते ही रोहित अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, मैं पापा की बातों में आ गया था माँ, पापा ने ही मुझसे यह सब करने को कहा था। पापा ने ही कहा था कि लड़की वालों की मजबूरी है, अंतिम समय पर जो मांगो उन्हें देना ही पड़ेगा। यह सुनते ही विमला जी अपने पति की तरफ देखने लगी, जो कि अपने गर्दन झुकाए खड़े थे। वह बोली, आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे यह मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, अब समझी मैं आपकी बात, पर इसमें गलती आपकी भी नहीं है, मेरी है, मेरे घर वालों की है। सालों पहले जब आपने भी इसी तरह मुझसे शादी करते वक्त आधे फेरे रोक कर दहेज मांगा था, अगर उस वक्त आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आपको लगा कि जो सालों पहले हो चुका है वह अभी आराम से हो जाएगा, इसीलिए आपने बेटे की जिंदगी अपने हाथों से खराब कर दी। यह कहकर रोते हुए विमला जी वहां से चली गई। अब तो रोहित को भी एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पिता महेश जी की तरफ देखने लगा, जैसे शिकायत कर रहा हो। तभी उसके पिता बिना उसे नजरें मिलाए बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें जल्द ही बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर वह भी वहां से चले गए। इधर रचना भी अब ऑफिस पहुंच चुकी थी। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके मन में। उन औरतों की बातें अभी तक उसके कान में गूंज रही थी। उसका दिल तो किया कि वह अभी वापस चले जाए, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी भाभी के शब्द याद आने लगे। किसी तरह हिम्मत बटोर कर वो अंदर चली गई और वही हुआ जो उसने सोचा था।
पूरे स्टाफ की नजरें रचना पर थी और साथ ही सबकी खुसर फुसर। अरे यह रचना इतनी जल्दी आ गई, इसने तो 1 महीने के लिए छुट्टी ली थी ना। अब शादी ही नहीं हुई तो किस बात की छुट्टी, उसकी एक सहेली ने कहा। पर रचना सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तभी वहां पहले से बैठे एक लड़के ने कहा, अरे मैडम, आप इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी के बाद घूमने नहीं गई क्या? अब उस बेचारे को क्या कुछ पता नहीं था, तो उसने सीधे सीधे पूछ लिया। यह सुनकर वहां खड़े 2 लड़के हंसते हुए बोले, अब शादी हुई होती तो घूमने जाती ना, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अब जो भी हुआ उसमें रचना की क्या गलती है? रचना की एक सहेली उन लड़कों को टोकते हुए बोले, अरे तो हम पर क्यों भड़क रही है? अब हमें क्या पता किसकी गलती थी किसकी नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमने सुना। अच्छा, तो क्या सुना तुमने? जरा भी मैं भी तो सुनूं। रचना की सहेली दोनों को लताड़ते हुए बोली। तो उन्होंने कहा यही कि रचना की पहले सगाई हुई थी और यह बात लड़के को पता चल गई, इसीलिए उसने शादी करने से मना कर दिया और बदनामी के डर से इन लोगों ने दहेज का झूठा आरोप उस लड़के पर लगा दिया। यह सुनकर तो रचना शॉक रह गई। उसको लगा जैसे सब उस पर हंस रहे हैं, जो कि वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तेजी से अपना पर्स उठाया और वहां से बाहर निकल गई। उसकी सहेली उसे आवाज लगाती रह गई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचते ही रचना सीधी अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह अचानक देखकर सब हैरान रह गए, खासकर उसकी भाभी पूनम। सोचने लगी, अरे अभी तो यह गई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई। इस लड़की को सेवा करवाने की आदत पड़ गई है। तभी रचना के माता पिता उसके पीछे पीछे कमरे में चले गए तो रचना अपने पापा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर बाहर खड़ी उसकी भाभी पूनम सोचने लगी, सब बहाने हैं इसके, काम ना करना पड़े इसीलिए ड्रामा कर रही है। कहे तो ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी है। सावित्री जी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, जबकि राम सिंह जी ने अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए थके कदमों से बाहर बैठक की तरफ चले गए। तो उनके पीछे पीछे पूनम भी वहां आ गई और तंज कसते हुए बोली, देख लिया ना पिताजी, आपने अपनी जिद का नतीजा। मैंने कितना कहा था कि रचना की शादी मेरे भाई से कर दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। वह पढ़ा लिखा भी कम है, ऊपर से शराब पीता है। उसे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी घर बिठाकर रख लूंगी, पर उससे शादी नहीं करूंगा। यही कहा था ना आपने। तो अब कौन सा अपनी रचना के लिए राजकुमार ढूंढ लिया, अब बैठ गए ना वह घर में हमेशा के लिए। मुझे तो डर है कहीं पागल न हो जाए, और इन सब के जिम्मेदार केवल आप हो पिताजी, केवल आप। सबके सब बैठ गए हैं मेरे सीने पर मूंग तलने के लिए। बड़बड़ाते हुए वो बाहर चली गई। उसकी बातें सीधा राम सिंह जी के दिल पर असर कर गई। वो यह सब सह नहीं पाए। हार्ट पेशेंट तो वह पहले से ही थे। अगले ही पल तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। दड़ाम करके एक आवाज बाहर तक आई, जिससे सब चौंक गए और जल्दी से बैठक की तरफ दौड़े। पर जब तक वह अंदर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम सिंह जी बेजान से जमीन पर पड़े थे। पापा, रचना चिल्ला पड़ी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में ले गए। इधर पूनम को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उसकी कही कड़वी बातों की वजह से यह सब हुआ है तो उसे कोई नहीं छोड़ेगा, खासकर उसका पति। इसीलिए वह भी एक कोने में खड़ी घड़ियाली आंसू बहाने लगी। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, सॉरी, अस्पताल आने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया था, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनते ही जैसे सबके ऊपर बिजली गिर गई हो, खासकर रचना के ऊपर। एक पापा ही तो थे पूरे घर में जिनके वह सबसे ज्यादा करीब थी, जिसे अपनी हर परेशानी वह खुलकर कह देती थी, और आज भगवान ने उसे भी छीन लिया। एक बार फिर से रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। लोगों की दबी दबी आवाज रचना के कानों तक पहुंच रही थी। हे भगवान, कैसी मुसीबत आ गई है इनके परिवार पर। पहले रचना की शादी टूट गई, अब उसके पापा की मौत। बेचारी रचना
तो दूसरी औरत बोली, अरे बेचारी बेचारी कुछ नहीं है, वो एक नंबर की मनहूस है, इसी की वजह से तो ये सब हुआ है। अपनी शादी तो हो नहीं पाई और अपनी माँ का सुहाग भी खा गई। जितने लोग उतनी बातें, ना किसी को कुछ कह सकते थे क्योंकि वक्त ही ऐसा था। समय बीता तो सभी रिश्तेदार चले गए, पर जाते जाते रचना के दिल में यह बात जरूर छोड़ गए कि उसके पापा की मौत उसकी वजह से हुई है। रचना तो पहले ही टूट चुकी थी और अब उसके पापा की मौत का इल्जाम भी उस पर ही डाल दिया। धीरे धीरे वह डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। सावित्री जी ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कोई होश नहीं था। रचना का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी उसने, और इसी मौके पर फायदा उठाकर पूनम ने अपने पति नवीन के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा, देखो नवीन, रचना है ही ऐसी, नौकरी भी छोड़ दी उसने और इसी की वजह से पापा की जान गई है। अगर यह पहले अपनी सगाई नहीं तोड़ती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह तुम क्या कह रही हो पूनम? वो लड़का ही गलत था और उन्हें भी दहेज चाहिए था। इसमें रचना की कोई गलती नहीं है, नवीन ने जोर से कहा। तो पूनम बोली, चलो मान भी लिया कि इन्हें भी दहेज चाहिए था, लेकिन मेरा भाई भी क्या गलत था? अरे थोड़ी बहुत शराब तो पीता है और वह तो कभी कभी तुम भी पी लेते हो, पर मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बहन के तो नखरे हो रहे हैं। इसे तो आदत है हर लड़के में कमी निकालने की, और देखो इसकी इस आदत की वजह से आज पापा जी हमारे बीच नहीं रहे। पूनम पूरी कोशिश कर रही थी उसे अपनी तरफ करने की, और उसकी बातों का असर नवीन पर भी होने लगा था। उधर रोहित के पापा पूरी कोशिश कर रहे थे उसे जेल से बाहर निकालने की, लेकिन उसके वकील ने उसे साफ सलाह दी कि जब तक लड़की वाले केस वापस नहीं लेंगी तब तक रोहित जेल से बाहर नहीं आएगा। अब तो पैसे देकर आपको यह केस खारिज करवाना पड़ेगा। अपने बेटे को बचाने की खातिर वह रचना के घर की ओर निकल पड़े, पर पूनम उन्हें घर के बाहर ही मिल गई। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं मानता हूँ हमारी गलती है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो और यह केस वापस ले लो। उसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख देने के लिए भी तैयार हूँ। 10 लाख का नाम सुनते ही पूनम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं रचना को समझा दूंगी। आज रात को पैसे लेकर आप घर पर आ जाइए। कहकर वह खुशी खुशी घर आ गई, और आते ही उसने अपने पति नवीन को अपने साथ शामिल किया। फ्री का पैसा किसे बुरा लगता है? उसे भी पूनम की बात सही लगी। चलो नवीन तो मान गए, अब बस रचना को राजी करना है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए वह उसके पास गई और बोली, रचना, रोहित के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसे तुम वापस ले लो। यह सुनकर रचना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे मत देखो मुझे, इसके बदले में वो 10 लाख दे रहे हैं। देखे हैं कभी तुमने 10 लाख? वैसे भी काम दाम छोड़कर तुम तो घर बैठ गई हो। अब नवीन घर का खर्च चलाए या तुम्हारी ना हुई शादी का खर्चा उतारे। इसीलिए जो कह रही हूँ उसे चुपचाप मान लो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। देर रात को रोहित के पिता पैसे लेकर उनके घर आए तो पूनम तो खुशी से चहक रही थी। पैसों का बैग खोलकर उन्होंने पूनम के सामने रखते हुए कहा, रचना, यह केस वापस लेने के लिए राजी तो हो गई है ना? तो पूनम ललचाई नजरों से पैसों को देखते हुए बोली, जी बिल्कुल, वह सब। तभी रचना भी वहां आ गई और वह पैसों का बैग उठाकर बाहर फेंकते हुए बोली, अपने यह पैसे उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। जिस आदमी की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया, जिस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल से बाहर आने दूं? बिल्कुल नहीं, चले जाइए यहाँ से। रचना का गुस्सा देखकर रोहित के पिता ने कहा, रचना बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी गलती हुई है। तुम चाहो तो भले ही और पैसे ले लो, पर मेरे बेटे को आपके इन पैसों से मेरे पापा वापस आ जाएंगे क्या? नहीं ना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। इससे पहले कि मैं धक्के मारकर आपको बाहर निकाल दूं, आप यहाँ से चले जाइए। रचना ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो उसका गुस्सा देखकर रोहित के पिता
निराश होकर वापस लौट गए। उनके जाते ही पूनम रचना पर बरस पड़ी। मनहूस कहीं की, यह क्या किया तूने? घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। कहते हुए उसने एक जोरदार तमाचा रचना के गाल पर जड़ दिया। पूनम नवीन एकदम से चिल्लाया। पूनम उसी पर बरस पड़ी। मुझ पर मत चिल्लाओ, यह देखो कि तुम्हारी बहन ने क्या किया। 10 लाख थे, देखे हैं कभी इतने रुपए? सारी जिंदगी कमाओगे तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। पूनम की बातों का असर अब नवीन पर भी होने लगा। 10 लाख का लालच उसके मन में भी घर कर गया। अब उसे पूनम सही और रचना गलत लग रही थी। यह क्या किया तूने रचना? अच्छी खासी रकम आ रही थी और तूने सब पर पानी फेर दिया। अपने भाई की बात सुनकर रचना हैरान रह गई। वह भाई जो कभी उस पर जान लुटाता था, आज वही भाई उसके खिलाफ हो गया था। भाई, आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, पर उन पैसों से हमारे पापा का कातिल भी जेल से बाहर आ जाएगा। वह नजर नहीं आता आपको? तो क्या रोहित के जेल में रहने से पापा जी वापस आ जाएंगे? पूनम ने जहर उगलते हुए कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। तो नवीन भी उसके पीछे पीछे चला गया। रचना बुरी तरह से टूट गई थी। उसे नफरत सी हो गई थी अपने भाई भाभी से। कैसे लोग हैं ये, इतने घिरे हुए, इतने लालची। काश पापा मेरे साथ होते। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वह सामने दीवार पर लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए बोली और फिर अपनी माँ सावित्री जी के पास चली गई, जो कि कमरे में आरामदायक कुर्सी पर बैठी सब कुछ सुन रही थी। रचना उनके पास जाते ही उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। उधर गुस्से से भरी हुई पूनम नवीन से बोली, या तो अपनी बहन से समझाओ या फिर मुझे 10 लाख ला कर दो। तो नवीन ने कहा, तुम भी हद करती हो पूनम, मैं 10 लाख कहाँ से लाऊं? तो पूनम तेवर दिखाते हुए बोली, अच्छा फिर तुम मेरे और रचना के बीच में भी मत आना। केस वापस लेने के लिए उसे कैसे राजी करना है यह मैं अब अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यह सुनते ही पूनम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह जल्दी से रोहित के पिता के पास फोन करके बोली, अंकल जी, आप जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, रचना को मैं खुद राजी कर लूँगी। रोहित के पापा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो पूनम मन ही मन सोचने लगी, अब देख रचना, मैं तेरा क्या हल करती हूँ। अब तू खुद वो केस वापस लेगी। 10 लाख तो मुझे हर हाल में चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बड़बड़ाते हुए वह लेट गई। उधर सावित्री जी रचना के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा तो नहीं था मेरी बेटी, डरना और हारना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो गई? तेरे पापा तुझे ऐसे देखकर क्या खुश होते होंगे? नहीं बेटी, वह बहुत दुखी होंगे। माँ की बात सुनकर रचना कुछ नहीं बोली, बस उनकी गोद में सर रखकर सुबकते जा रही थी। तभी सावित्री जी ने कहा, अच्छा एक बात बता बेटी, रोहित को तूने सजा दिलवा दी, पर जो बिना गलती के तू सजा भुगत रही है उसका क्या? यह सुनते ही रचना नासमझी से उनकी तरफ देखने लगी। तो सावित्री जी अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, यह सजा ही तो है बेटी, जो तूने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। लोगों की बातें तूने खुद पर हावी कर ली और अपने पापा की दी हुई सीख को भूल गई। तभी रचना ने कहा, मैं बिखर गई थी माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही सब लोग मुझे वापस लाकर वहीं खड़ा कर देते हैं। लोगों के ताने अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सब मेरी ही गलती है, जैसे लड़की होना ही गलत है। यह कहकर रचना फिर से रो पड़ी। तो सावित्री जी ने कहा, बस बेटा, बहुत रो चुकी है तू, अब तुझे सबका सामना करना होगा। हाँ माँ, सही कहा आपने। कहते हुए रचना ने अपने आंसू पोंछे और किचन में जाकर दूध गर्म करने लगी। इधर पूनम तो उधेड़ बुन में लगी हुई थी। उसे नींद कहाँ आने वाली थी। रसोई में खटपट की आवाज़ सुनकर वो उठकर बाहर आ गई। किचन में जाकर देखा तो रचना दूध का गिलास लिए खड़ी थी। यह देख पूनम मुंह बनाते हुए बोली, यह दूध, यह सब खाने पीने का सामान पैसों से आता है, जैसे तुम आराम से मुफ्त में उड़ा रही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई।
तो रचना दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और अपनी माँ सावित्री जी को दूध पिलाकर सुला दिया और खुद अपना लैपटॉप खोलकर देर रात तक उसमें जॉब सर्च करने लगी। अगले दिन सुबह रचना एक नई उमंग और जोश के साथ उठी। अब उसने सोच लिया था कि जो गलतियां उसने की है उन्हें अब वह सुधारेगी और इसीलिए वह आज इंटरव्यू देने जा रही थी। कुछ देर बाद रचना अपना पर्स उठाकर बाहर आई तो उसे इस तरह देखकर पूनम के होश उड़ गए। इसे देखो कितना सच संवर कर निकली है, वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तभी उनकी काम वाली कांताबाई आ गई। उसे देखते ही पूनम ने कहा, अरे अरे वहीं रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है काम पर आने की। यह सुनते ही कांताबाई घबरा गई। उसने कहा, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो पूनम रचना की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, बस तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है कि वह दो दो लोगों को मुफ्त में बिठाकर खाना खिलाए और फिर काम वाले का खर्चा भी उठाए। ना बाबा ना, तुम अपना कहीं और देख लो। रचना सब समझ रही थी कि पूनम क्या कहने की कोशिश कर रही है। पूनम मन ही मन खुश हो रही थी कि अब सारे घर का काम दोनों माँ बेटी को करना पड़ेगा, तब पता चलेगा इन्हें। पर अगले ही पल रचना उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, आपके काम ना करने की वजह से आपका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर उसने काम वाली बाई की तरफ देखते हुए कहा, कांताबाई, आप माँ का और मेरा रूम साफ कर देना, बाकी भाभी अपने आप कर लेगी और आपको पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है रचना। इतना कहकर कांताबाई सावित्री जी के कमरे में चली गई और रचना अपना दुपट्टा सही करते हुए घर से बाहर निकल गई। पूनम बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ ही देर में रचना एक ऑफिस के सामने पहुंची। ऑटो वाले को पैसे देकर वह अंदर गई तो पता चला कि इंटरव्यू बस शुरू होने ही वाला है। वहां और भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। रचना भी एक तरफ जाकर वहीं बैठ गई। तभी एक लड़का बाहर आकर बोला, बस 20 मिनट में आपको अंदर बुलाया जाएगा, तब तक आप कॉफी पीजिएगा। इतना कहकर वह वापस अंदर चला गया। उसके जाते ही एक औरत सबके लिए कॉफी लेकर आई, लेकिन जैसे ही वह एक सीढ़ी नीचे उतरी कि धड़ाम से नीचे गिर गई। कॉफी भी पूरी नीचे गिर गई। कुछ लोग दौड़कर उसके पास आए। रचना भी आई। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, रचना ने कहा। तभी अंदर से आवाज आई, इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, मिस प्राची अंदर आ जाइए। तो एक प्राची नाम की लड़की उठकर अंदर चली गई। अरे चलो चलो, हमारा भी नंबर आने वाला है, वहां खड़े लोगों ने कहा और सब लोग ऑफिस के बाहर आकर खड़े हो गए। तो रचना उन सबको हैरानी से देखने लगी कि इन सबको अपनी अपनी पड़ी है। इस बूढ़ी अम्मा को कोई देख भी नहीं रहा। उसने वहां खड़े लोगों से कहा, आप लोग एक बार इनका ध्यान रखना, मैं जल्दी से ऑटो लेकर आती हूँ और फिर इन्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। तभी वहां खड़े एक लड़के ने कहा, अरे मैडम, आपका इंटरव्यू के लिए नंबर आने वाला है और अगर आप चली गई तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, पहले अम्मा जी की जान जरूरी है। इतना कहकर वह ऑटो वाले को बुलाकर अम्मा जी को लेकर अस्पताल की तरफ निकल गई। बाकी सब वहीं खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। रचना के वहां से जाते ही एक लड़का बाहर आकर बोला, चलिए आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस मैडम को जॉब मिल गई है जो अभी यहाँ से अम्मा जी को लेकर गई थी। हमारे बॉस यही देखना चाहते थे कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं। तो बाहर सब लोग शोर मचाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। शोर सुनकर विकास बाहर आया और बोला, तुम सबको दूसरों की जान से ज्यादा अपनी नौकरी की पड़ी है और जिन लोगों में इंसानियत नहीं उनके लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं, आप सब जा सकते हैं। अपनी दमदार आवाज से बोलकर विकास अपने कैबिन में चला गया, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं, विकास की माँ ही थी और यह सब इंटरव्यू के लिए आए लोगों को पहचानने के लिए उनकी चालबाजी थी। उधर रचना उस औरत को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। आप प्लीज जल्दी से जाकर फॉर्म भर दीजिए,
एक नर्स ने उससे कहा और अम्मा को लेकर अंदर चली गई। तो रचना अपनी फाइल वहीं छोड़कर जल्दी से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अम्मा जी ने झट से अपनी आंखें खोल ली। सॉरी बहन जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अम्मा जी ने उस नर्स से कहा। तो नर्स उसे हैरानी से देखने लगी। उधर वहां रचना मन ही मन परेशान थी कि अगर नौकरी नहीं मिली तो उसकी भाभी उसका जीना हराम कर देगी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी पर अपनी माँ की थी। यही सब सोचते हुए वह अंदर गई तो मनोरमा जी को होश में आया देखकर जल्दी से उनके पास गई और बोली, आप ठीक हैं? आपका घर कहाँ है? कौन है आपके घर में? मुझे बता दीजिए, उन्हें फोन कर देती हूँ। एक ही साथ में रचना ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। तो मनोरमा जी भोला सा चेहरा बनाते हुए बोले, क्या बताऊं बेटा, एक बेटा है पर जरा देखभाल नहीं करता, इस उम्र में भी काम करवाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम बस उसे फोन करके यहाँ बुला दो। यह सुनकर रचना को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि आजकल के लड़कों को हो क्या गया है। एक मेरा भाई है, उसे भी माँ की कोई चिंता नहीं है, और एक नया आया। आंटी, आप मुझे नंबर दो, उसको मैं फ़ोन करती हूँ। अगले पल रचना ने विकास के पास फ़ोन मिला दिया। उधर विकास बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। यह माँ अब तक आई क्यों नहीं? तभी उसका फ़ोन बज उठा। हेलो हेलो के बच्चे, शर्म नहीं आती तुम्हें इस उम्र में अपनी माँ से काम करवाते हुए? बेशर्म कहीं के, जबकि वह बीमार है। कैसे बदतमीज बेटे हो तुम। रचना ने लगभग सबका गुस्सा विकास पर उतार दिया। इधर मनोरमा जी मुंह बनाकर हंस रही थी। एक्सक्यूज मी, उधर से विकास ने कहा। तो रचना बोली, अब यह इंग्लिश झाड़ना बंद करो और जल्दी से सराफा हॉस्पिटल में आ जाओ, तुम्हारी माँ वहीं पर है। इतना कहकर रचना ने फोन काट दिया। तो विकास समझ गया कि यह सब उसकी माँ का किया धरा है। वो जल्दी से अस्पताल की ओर भागा। इधर मनोरमा जी ने रचना का मन टटोलते हुए कहा, बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। तो रचना ने कहा, कोई बात नहीं आंटी जी, नौकरी आपकी जान से बेहतर नहीं है। इसका उसका जवाब सुनकर मनोरमा जी को सुकून मिला। तभी उसका बेटा विकास वहां आ गया और शिकायत भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। क्या माँ, आप भी कुछ भी बोलती हो? कहते हुए वो टेबल पर रखी रचना की फाइल उठाकर देखने लगा। रचना भी उसकी तरफ देखकर घूर रही थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही विकास ने कहा, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस रचना, यू आर सेलेक्टेड। यह मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका है जिसमें तुम पास हो गई हो, और मैं ही वह बॉस हूँ जिसे तुम मन ही मन कोस रही हो। और यह जो बेड पर बीमार बनकर लेटी है, यह मेरी माँ मनोरमा देवी है और ऑफिस की हेड है। यह सुनते ही रचना बहुत अजीब फील कर रही थी। वो मैं एक्चुअली, रचना ने कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तो विकास ने कहा, रिलैक्स रचना, उस वक्त जो सही था तुमने वही किया, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब तुम जा सकती हो और कल 9 बजे आकर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। रचना को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसे जॉब मिल गई है। थैंक यू सो मच सर। इतना बोलकर वह खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल गई। उसके जाते ही मनोरमा जी ने कहा, भाई, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, सिंपल, सादगी से भरी, खूबसूरत दिल, जो मुझे चाहिए सब कुछ है उसमें। माँ, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा था, शादी के लिए नहीं। चलिए अब ऑफिस चलना है। उधर रचना खुशी खुशी घर जा रही थी, पर कहीं ना कहीं विकास उसके दिमाग में घूम रहा था। कितना बड़ा बिजनेसमैन, और घमंड जरा सी भी नहीं। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले सावित्री जी को यह खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर सावित्री जी तो बहुत खुश हो गई, पर पूनम का मुंह बन गया। अब तो उसे 10 लाख अपने हाथ से जाते हुए दिख रहे थे। अगले दिन रचना ऑफिस चली गई। अपना काम वह पूरी शिद्दत से कर रही थी। उसका काम देखकर विकास भी बहुत खुश था। मनोरमा जी तो पहले ही उसे पसंद करने लगी थी। समय बीता, अब रचना भी पहले की तरह खुश रहने लगी। अगर कोई गलत बात बोलता तो तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब दे देती। एक दिन शाम को ऑफिस में बहुत देर हो गई
तो मनोरमा जी ने कहा, चलो बेटा, हम आपको घर छोड़ देते हैं। रचना भी उसकी जिद के आगे मना नहीं कर सकी और गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गई। रास्ते भर मनोरमा जी और रचना खूब बातें करती रही। कुछ देर बाद रचना ने कहा, बस सर, यहीं रोक दीजिए, वह सामने ही मेरा घर है। तो विकास ने वहीं गाड़ी रोक दी और रचना गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। पर बातों ही बातों में वह अपना फोन वहीं भूल गई। थैंक यू सर बोलकर वह अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसकी भाभी उसके कमरे का सारा सामान निकालकर स्टोर रूम में रख रही थी। उसका भाई नवीन एक साइड में आराम से खड़ा था। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? मेरा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? रचना ने कहा। तो पूनम बोली, तेरा सामान स्टोर रूम में रखा जा रहा है और आज से तुम माँ के कमरे में ही रहोगी। तेरा कमरा हमने किराए पर दे दिया है। पर क्यों? रचना चिल्ला पड़ी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, घर की हालत ठीक नहीं है और अभी तक तेरी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा, नवीन ने कहा। तभी पूनम भी बोल पड़ी, हाँ, वो शादी जो हुई भी नहीं, पैसा बर्बाद हुआ वो अलग। तो रचना ने कहा, पर यह मेरा कमरा है, आप ऊपर वाला कमरा दे दो। इतना सुनते ही नवीन उस पर चिल्लाते हुए बोला, यह क्या मेरा कमरा? मेरा कमरा लगा रखा है तूने? लड़कियों के कौन से कमरे होते हैं? शादी के बाद अपने घर जाकर करना यह तेरा मेरा, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। रचना की आंखों में आंसू आ गए। तभी पूनम ने ताना मारते हुए कहा, वह भी अगर तेरी शादी होगी तो मुझे नहीं लगता कभी तेरी शादी होगी। जिसका 2 बार रिश्ता टूट गया हो उसे तो शादी के सपने देखने ही छोड़ देने चाहिए। यह मनहूस तो पूरी जिंदगी हमारा खून पिएगी। पूनम के कड़वे बोल सुनकर रचना का दिल पूरी तरह टूट गया। सावित्री जी उसे अपने कमरे में लेके घर के दरवाजे पर खड़े विकास और मनोरमा जी सब कुछ सुन चुके थे, जो कि उसका फोन देने आए थे, पर वह वहीं से वापस चले गए। अगले दिन रचना दिल से ऑफिस गई तो विकास ने उसका फोन उसके सामने रखते हुए कहा, यह कल तुम गाड़ी में भूल गई थी। तो रचना वो फोन उठाते हुए बोली, थैंक यू सर। इतना कहकर वहां से चली गई। शाम हो गई पर आज विकास और मनोरमा जी ने एक बार भी रचना को हंसते हुए नहीं देखा था। खैर शाम हुई तो रचना अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही हमेशा की तरह उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, पर गेट पर ताला देखकर एकदम से वहीं ठिठक गई। तभी सावित्री जी उसके लिए चाय लेकर आंगन में आई तो रचना भी थके कदमों से वहीं बैठ गई। क्या हम अंदर आ सकते हैं? पीछे से किसी की आवाज आई तो रचना ने पीछे मुड़कर देखा। विकास और मनोरमा जी घर की चौखट पर खड़े थे और उनके हाथ में कुछ सामान भी था। आइए ना मैम, आइए ना सर, रचना खड़े होते हुए बोली। शोर सुनकर पूनम भी अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के बाहर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। आप यहाँ? रचना हैरानी से बोली, माँ, यह मेरे बॉस हैं और यह उनकी माँ। बहन जी, हम आपसे आपकी सबसे अनमोल चीज मांगने आए हैं, मनोरमा जी ने सावित्री जी के गले लगते हुए कहा। तो सावित्री जी सवालिया निगाहों से बोली, मैं समझी नहीं भला, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? दे सकती हैं आप हमें अपनी बेटी दे दीजिए प्लीज। मैं अपने बेटे के लिए रचना का हाथ मांगने आई हूँ और मैं तो सगुन भी लेकर आई हूँ। यह सुनते ही पास में खड़ी पूनम का सर घूम गया। रचना हैरानी से ही विकास की तरफ देखने लगी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ रचना, और चाहता हूँ कि तुम ही मेरी जीवन साथी बनो। यह आप क्या कह रहे हैं सर? यह नहीं हो सकता। इतना कहकर वह ऊपर छत पर चली गई। विकास ने मनोरमा जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे रचना के पीछे जाने का इशारा किया। इधर पूनम मन ही मन सोच रही थी, इतने बड़े घर का रिश्ता रचना के लिए उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। वह तो ऐश करने लगेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अभी इन लोगों को बताती हूँ इनकी सच्चाई। उधर विकास रचना के पीछे जाते हुए बोला, मेरी बात तो सुनो रचना। नहीं सर, आप जो चाहते हैं वह नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आप नहीं जानते कि पहले भी मेरी शादी टूट चुकी है। तो विकास ने कहा, हो गई तसल्ली?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सावित्री जी भी वहां से उठते हुए बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह रसोई घर में चली गई। तभी मौका देकर पूनम मनोरमा जी के पास बैठते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी रचना के लिए रिश्ता लेकर आई है, पर कुछ बातें हैं रचना के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। रचना के बारे में जितना जानना है हम जान चुके हैं। पीछे से आवाज आई तो पूनम ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे विकास रचना का हाथ थामे खड़ा था। यह देखकर तो पूनम झल भूनकर राख हो गई। तभी सावित्री जी रसोई से चाय लेकर आए। वह आज कितनी खुश थी उसका चेहरा बता रहा था। अपनी माँ को खुश देखकर रचना भी खुश हो गई और मन ही मन अपने पापा को याद करने लगी कि जैसा लड़का आप चाहते थे पापा, वो आज मुझे मिल गया है, पर आप मेरे साथ नहीं हैं। काश आज आप भी होते तो कितना अच्छा लगता। चलिए बहन जी चलते हैं, शादी की तैयारी भी करनी है, हाथ जोड़ते हुए मनोरमा जी ने कहा और दोनों माँ बेटी वहां से निकल गई। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ने लगा और 1 महीने बाद फिर आज रचना दुल्हन बनकर खड़ी थी और देखते ही देखते दोनों की शादी भी संपन्न हो गई। एक तरफ खड़ी पूनम यह सब देखकर झल भूनकर राख हो रही थी, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में विदाई की रस्म शुरू होते ही रचना की आंखें भर आए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो पहले से ही रो रही थी। तभी विकास सावित्री जी के पास आया और बोला, आपने मुझे कुछ नहीं दिया माँ जी, अब मैं जो मांगने वाला हूँ अगर वह आपने नहीं दिया तो फिर मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सब लोग खुसर पुसर करने लगे। पूनम के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई। अच्छा हुआ अभी अभी दहेज मांगने वाला है। बहुत सपने देखे थे ना इसने, अब देखती हूँ कैसे इसके सपने पूरे होते हैं। वह मन ही मन बड़बड़ाई। तभी अगले ही पल विकास ने सावित्री जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे दहेज में मेरी दूसरी माँ चाहिए। यह सुनते ही तो पूनम जलकर राख हो गई। इधर रचना का चेहरा खुशी से चमक उठा, और चमके भी क्यों ना, आखिर विकास ने उसकी इच्छा पूरी जो कर दी थी। सावित्री जी कुछ कहती उससे पहले ही मनोरमा जी आगे बढ़ते हुए बोली, बस बहन जी अब मना मत कीजिएगा, मुझे भी तो कोई साथी चाहिए ना। कहकर वह ठहाके लगाकर हंसने लगी। उन लोगों की जिद के आगे सावित्री जी को झुकना ही पड़ा और वह भी उनके साथ ही चली गई। इधर पूनम और नवीन बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।